5 की पंचायत के प्रायोजक हैं। बढ़िया है, शुद्ध है। MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले, सच सच। MDH। नमस्कार। बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। कहते हैं कि भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसमें मर्यादा भी हो और कुछ शब्दों का इस्तेमाल ऐसा करना चाहिए कि अपनी बात भी कह दी जाए और किसी को चोट भी ना लगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कांग्रेस पार्टी को ये आदत सी पड़ गई है कि सिर्फ पब्लिसिटी के लिए, कुछ वोट पाने के लिए इस तरह के बयान दिए जाए, इस तरह का माहौल क्रिएट किया जाए, इस तरह के भड़काऊ बयान दिए जाए जिससे कि सिर्फ और सिर्फ सुर्खियां बटोरी जा सके। अभी कोई छोटे मोटे नेता करे तो समझ में आता है कि चलिए उनको पब्लिसिटी की जरूरत है, उनको अपनी तरफ से कोई ऐसी बात समझ में नहीं आ रही है इसलिए वो कुछ भी बोलते हैं। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बार बार एक ही बात, एक ही जबान, और इस तरीके की जबान, उसको फिसलना नहीं कहेंगे क्योंकि वो तो सोची समझी रणनीति के तहत वो बोलते हैं। अब उन्होंने तैमूर लंग का जिक्र कर दिया और तुलना किससे की? नरेंद्र मोदी से। अब तैमूर लंग कौन था, ये शायद इतिहास के पन्नों को अगर पलटा जाए तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आते हैं। तैमूर लंग वो था जो कि हिंदुओं को निशाना बनाता था, मंदिरों को निशाना बनाता था, महिलाओं को निशाना बनाता था। तहस नहस कर दिया था उसने जब वो भारत पहुंचा था और दिल्ली पहुंचा था। जब उसने कूच की थी ना तो सर काट देता था। ऐसी दर्दनाक तरीके से लोगों की मौत हुई है उसके हाथों कि लोग चीखते थे, चिल्लाते थे, लेकिन उसको रहम नहीं आता था। अब ऐसे तैमूर लंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना किसी और ने नहीं बल्कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने की है। अब कभी मौत का सौदागर तो कभी तैमूर लंग। शायद वो ये भूल गए हैं कि बार बार जब भी इस तरीके की बयानबाजी रही है ना कांग्रेस की, तो हमेशा बैकफुट पर गई है। वोट आए नहीं है बल्कि छिटक गए हैं। और कुछ ना कुछ ऐसी बातें छोटे नेता तो करते थे, लेकिन अब खड़गे जी को भी शायद साइडलाइन हुए हैं या पब्लिसिटी चाहिए या क्या वजह है, ये कुछ समझ पाना मुश्किल है। दूसरी तरफ राहुल गांधी फिर खटाखट की कल उन्होंने बात की। हिमाचल से खबर आई, तेलंगाना से खबर आई, कर्नाटक से खबर आई कि भैया अब रुक जाइए, अब ऐसी बातें मत कीजिए क्योंकि खजाना खाली हो चुका है, पैसा नहीं है, इसलिए ऐसे वादे मत कीजिए। लेकिन फिर महाराष्ट्र में वही वादे। तो ये जो वादों की राजनीति से लेकर भड़काऊ बयानों की राजनीति शुरू हो गई है कांग्रेस पार्टी की, ये कैसी बेचैनी है? क्योंकि महाराष्ट्र में तो अकेले कांग्रेस नहीं है, गठबंधन की बात है। क्यों उद्धव ठाकरे उसी मंच पर बैठे थे, चुप रहे? क्यों शरद पवार चुप रहे? क्यों कुछ और जो अलायंस पार्टनर हैं वो सब चुप रहते हैं जब इस तरह के भड़काऊ बोले जाते हैं प्रधानमंत्री के बारे में? तो आज जरा महाराष्ट्र की इसी भड़काऊ राजनीति जो वहां पर चल रही है चुनाव में, उसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले वो बयान और तस्वीरें जिसकी वजह से आज ये मुद्दा चर्चा में है। मोदी की गारंटी भी गई, 400 पार भी गया और 2 टांग दूसरों की लगा के हुकूमत तैमूर लंग कर रहे हैं और आज हमको ये कह रहे हैं। हर महीने बैंक अकाउंट में महाराष्ट्र की महिलाओं को 3,000 रुपए सीधा खटाखट नजर जाए। वादे उन्होंने कई जगह किए, उन्होंने कर्नाटक में भी किए, उन्होंने राजस्थान में भी किए, उन्होंने हिमाचल में भी किए, लेकिन बाद में कहते हैं प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, बोलते हमारे पास पैसे नहीं है, केंद्र से पैसे मांगते हैं। ये झूठे लोग हैं, फरेबी लोग हैं, ये विश्वास रखने लायक लोग नहीं है। टक्कर तो ऐसी होनी चाहिए अपनी लेवल की, लेकिन कोई टीका ही नहीं मेरे साथ में, आने की हिम्मत ही नहीं। सब पीछे। तो अभी किसी को बकरा बनाना ही था तो उसको बकरी को मेरे गले में डाल दिया। इम्पोर्टेड नहीं चलता यहाँ, इम्पोर्टेड माल नहीं चलता हमारे यहाँ ओरिजिनल माल चलता है, ओरिजिनल माल है हमारा। हम कोई बकरी या माल नहीं है, हम देश की बेटी है, देश की बहन।
ना वो मेरा पीछा छोड़ती है ना मैं उसका पीछा छोड़ सकता। चल रही है मगर क्या गूंज है, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे। याद करिए, जब बजरंग बली रहे होंगे त्रेता युग में, तब तो इस्लाम नाम की कोई वस्तु इस धरती पे नहीं थी। और आज अगर बजरंग बली की हनुमान चालीसा का पाठ हम कर रहे हैं, रामनवमी की कोई शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, उसको प्रतिबंधित किया जाता है, उसको रोका जाता है। किन कारणों से? और जिन्हें बजरंग बली पसंद नहीं है, उन्हें जो पसंद है वहां जाएं। भारत के अंदर कौन ऐसा भारतीय होगा जो राम को न मानता हो, जो बजरंग बली को न मानता हो? चलिए, तो बयानवीर तो बने ही हुए हैं कांग्रेस के लोग, लेकिन बयानवीरों के बीच में एक तस्वीर कल से बहुत वायरल हुई। अब उस तस्वीर की जो सच्चाई है वो पता लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। संविधान की कॉपी हाथ में लिए हुए राहुल गांधी तो आपको सब जगह दिख ही रहे हैं। 2024 के चुनाव के कैंपेन से लेकर के अब तक लगातार संविधान की कॉपी उनके हाथ से हिल नहीं रही है। संसद पहुंचते हैं तो भी कॉपी हाथ में लेकर पहुंचते हैं, रैलियों में जाते हैं तो भी, लेकिन जब वो संविधान की प्रतियां उन्होंने लोगों के बीच बांटी और जब उसके पन्ने पलटे गए तो पूरी तरह से साफ था, कागज़ सफ़ेद थे, कुछ लिखा नहीं था। तो अब सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या यही संविधान है जो राहुल गांधी पढ़ रहे हैं, जिसके पन्ने पूरी तरह से साफ हैं, कोरा कागज़। अब ये कोरा कागज़ लोगों के बीच बांटने के पीछे की रणनीति क्या थी? मतलब राहुल गांधी आजकल लेख भी लिख रहे हैं, लेकिन क्या उनको एक बार फिर से उनके जो सलाहकार हैं वो बरगला रहे हैं और उनको एक नकली कॉपी देकर हाथ में, सिर्फ क्योंकि ऊपर का पेज दिखाई देता है लेकिन अंदर क्या है शायद पलटने की कोशिश ही नहीं की जाती। लेकिन जब लोगों ने पलटा तो कुछ और ही निकला। सच्चाई क्या है? खास मेहमान जुड़ गए हैं हमारे साथ, जरा परिचय करा देते हैं खास मेहमानों का आपके साथ। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव जी मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस के नेता राकेश शेट्टी जी मौजूद हैं। आदिल हसन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, AIMIM के प्रवक्ता। साथ ही विजय कृष्णा जी हमारे साथ शिवसेना के नेता और प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। स्टूडियो में खास मेहमान है राजनीतिक विश्लेषक सूर्य मैथिल जी। आप सभी का स्वागत है। राकेश शेट्टी जी, शुरुआत आप ही से करूंगी। तैमूर लंग, कौन था तैमूर लंग? मुझे लगता है कि इतने विद्वान हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको पता होगा, तभी उन्होंने इस नाम का जिक्र किया। लेकिन तैमूर लंग और नरेंद्र मोदी, दोनों में कोई समानता है क्या? देखिए, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है और आज हो ये चुका है कि देश के पत्रकार जो है उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछ पाए। इतना घबराते हैं देश के पत्रकार, बेबस हो चुके, अपनी नौकरी पे आ जाती है पत्रकारों। कोई पत्रकार ने अगर प्रधानमंत्री से सवाल पूछा तो उसकी नौकरी चली जाती। किसी न्यूज़ चैनल ने कुछ पत्र आलोचना की तो पूरा का पूरा न्यूज़ चैनल को उनके दोस्त खरीद लेते। आज बहुत ही कम सच्चे पत्रकार बचे, ऐसे कम पत्रकार बचे जिनको ये कह सके, घर जाकर ये बोल सके कि आज हम गए थे स्टूडियो में और प्रधानमंत्री के बारे में 2 अच्छे सवाल हमने सरकार को पूछा। मीडिया में जब पढ़ाई किया जाता है, जब कोई पत्रकार को सिखाया जाता है तो ऑलवेज अ रिपोर्टर इज एंटी एस्टैब्लिश्ड। रोकू क्या आपको 1 मिनट के लिए राकेश शेट्टी जी? जरा कैमरा जूम इन कीजिए इधर और ये तस्वीर राकेश जी को दिखाइए 1 मिनट। थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं इसको। ये देखिए, दिखाई दिया है कुछ? क्या है ये? मेरे हाथ में माइक दिख रहा होगा और पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे होंगे। कोई बहुत पुरानी तस्वीर नहीं है, अभी की तस्वीर है ये 2024 के चुनाव की। एक इंटरव्यू नहीं बल्कि दूरदर्शन पर 2-2 इंटरव्यू हुए, हर चैनल पर 2-2 इंटरव्यू हुए। अब आपने तो धावा ही ऐसा बोल दिया कि पत्रकार डरे हुए हैं, नरेंद्र मोदी से सवाल नहीं पूछते, नौकरी चली जाती है और पता नहीं क्या क्या। तो भाई सबूतों के आधार पर ही शो करते हैं। एक सबूत मैंने दिखाया, अब आप आगे बोलिए।
रीमा जी, आपको ये पर्सनल नहीं लेना चाहिए था। पत्रकार हूं तो पर्सनल तो लूंगी ना। आपने पत्रकारों पर बोला तो मैं भी पत्रकार हूं तो पर्सनल ही लेना पड़ेगा। तो अगर आप इतनी बार इंटरव्यू ले चुकी है तो आपको प्रधानमंत्री जी से ये पूछना चाहिए कि जब 2014 में आपको देश की जनता ने इतनी बड़ी बहुमत दिया और तब आपने वादा किया था कि कांग्रेस के जो भ्रष्ट नेता है उनको जेल भेजा जाएगा, तो आदर्श घोटाला वाला अशोक चौहान को क्यों आप राज्यसभा भेज रहे हो? क्यों छगन भुजबल, जिसको आपकी सरकार ने जेल भेजा था, उसको कैबिनेट रैंक दे रहे हो? कोयला घोटाला वाला नवीन जिंदाल को अपने पार्टी में शामिल करके आपने क्यों लोकसभा भेज दिया? आपको प्रधानमंत्री जी को पूछना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री जी, आप भोपाल जाकर लंकारते थे और कहते थे कि 70,000 करोड़ सिंचन घोटाला वाला अजित पवार है करके, और 4 दिन बाद वो आपके सरकार में शामिल होता है और आप उसको डिप्टी सीएम बनाते हैं। ऐसा कोई पत्रकार होना चाहिए जो प्रधानमंत्री जी को पूछना चाहिए कि आप देश की जनता को वादा किया था कि वो जो आपको कोई किसी को पूछना चाहिए कि जो काला धन आने वाला था वो कब आएगा? जब कांग्रेस परिवार के गांधी परिवार को आप जेल भेजने वाले थे, वो दिन कब देखेंगे हम? अरे बाबा, जितना झूठ इन्होंने सत्ता पाने के लिए किया, इसका तैमूर लंग से क्या रिलेशन है? मेरा सवाल ये था। ये सब बातें अलग है, तैमूर लंग अलग है। तो कोई प्रधानमंत्री जी को ये भी तो पूछना चाहिए कि मणिपुर में जो इतने महीनों से 6 महीने तक इतने हादसा हुआ, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, वो चुपचाप कोई जवाब नहीं देते, और ये महिलाओं के ऊपर वैन से निकालकर पुलिस के उनके साथ बलात्कार होता है, जिंदा जलाया जाता है। दिस आर रियल इश्यूज। मैं ये जनरल आपको कर रहा था कि ये पत्रकार ऐसे बचे नहीं है, ये एक छोटा सा स्टेटमेंट पे बात कर रहे हैं, बड़ा बड़ा इंसिडेंट पे कब बात करेंगे? तैमूर लंग का इससे क्या लिंक है? मैं वही बता रहा हूँ। विद द थिंग्स व्हिच आर नॉट irrelevant, you are making it relevant, and the things which are relevant and which really matters for this nation, इसका मतलब खड़गे जी को उनके सलाहकार और उनके नेता आप जैसे वो नहीं समझा पा रहे हैं कि देश के लिए कौन सी चीजें रेलिवेंट हैं, रैलियों में और जनता के सामने उन्हीं चीजों को उठाएं। ये इतिहास में तैमूर लंग, मौत का सौदागर, पता नहीं क्या क्या इस तरह के बयान ना बोले। मेरे ख्याल से सलाहकार नहीं समझा पा रहे। आप शायद उनसे नहीं मिले कल। आपको देश के प्रधानमंत्री जी को ये कब पूछा कि जब वो कहते थे कि शशि थरूर की 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ऐसे एक सेक्सिस्ट कमेंट एक महिला के ऊपर करना क्या वो अच्छी बात है? इस सब पर बहुत बार बहस हो चुकी है शेट्टी जी, लेकिन तैमूर लंग पर तो पहली बार ही बहस हो रही है ना। वीडियो दिखा दीजिए। तैमूर लंग क्यों बीच में आया है ये कोई नहीं समझ पा रहा है। या तो तैमूर लंग के बारे में जानकारी नहीं थी खड़गे जी को, या उन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा, या उनको लगा कि ठीक है वैसे ही कोई इतनी पब्लिसिटी नहीं मिल रही है आज की रैली को, थोड़ा सा लाइमलाइट में ले लेते हैं इस बात को, चल जाएगा, वायरल हो जाएगा। अच्छा जर्नलिज्म करेंगे तो आपका शो भी लोग देखेंगे। हाँ। आजकल देखिए अच्छे जर्नलिस्ट को एक शो को कितने अच्छा 1 करोड़ लोग देखते, मगर अभी दूरदर्शन को कोई देख नहीं रहा है। तो आप क्यों आया चैनल पर अगर कोई देख नहीं रहा है तो? अरे थैंक यू सो मच। जिस शो को देखा ही नहीं जाता उसको आपने आज आकर के धन्य कर दिया है, तो बहुत खुशी की बात है। बहुत अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा सुनकर कि जिस शो की कोई टीआरपी नहीं है, जिस शो को कोई देखता नहीं है, लेकिन आपने इतना बड़ा दिल दिखाया कि आप उस शो पर आज आए हैं। लेकिन अब मैं सिद्धार्थ यादव जी को लेना चाहूंगी डिबेट में। सिद्धार्थ यादव जी, तैमूर लंग पर बात नहीं करनी है लेकिन बाकी सब मुद्दों पर बात करनी है, और सबसे पहली बात तो खैर मीडिया पर होती है, बट वो मुझे अब चिंता नहीं है, उस पर तो मैं सबूतों पर बात करती हूँ। चलिए लगता है फिर से फ्रेम से चले गए शेट्टी जी। एनीवेज सिद्धार्थ जी जवाब दीजिए, अनम्यूट कीजिए। जी रीमा जी, वो फ्रेम से चले गए हैं कि भाग गए हैं कि क्या हुआ है भाई? चेक कीजिए शेट्टी जी का फ्रेम। के दिलों से चले गए हैं पता नहीं लगता, पर जब तक चलिए चेक करें। मैं एक बात ऑब्जर्व कर रहा था, मुझे पता नहीं था कि आज का टॉपिक पत्रकारिता कैसे होनी चाहिए इस पर है, पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने अपने पूरे उद्घोष जो भी उन्होंने शुरुआत में अपना संबोधन दिया, उन्होंने पूरी बात इसी पे रखी
ये कांग्रेस की पुरानी आदत रही है। क्या प्रश्न पत्रकारों को पूछने चाहिए, पत्रकारों को पत्रकारिता कैसे करनी चाहिए, क्या प्रश्न ज्यादा रेलेवेंट है, ये कांग्रेस पार्टी तय करके देती रही है। क्योंकि जिस पार्टी ने इमरजेंसी लगाई हो, संविधान को तार तार किया हो, मीडिया पर प्रतिबंध लगाए हो, लोगों को जेलों में डाला हो, उसकी तो आदत रहेगी। इसलिए एक लेक्चर उन्होंने आपको भी दे दिया, एक लेक्चर वो जहां जाएंगे वहां दे देंगे। पर मैं पूछना चाहता हूं, और महत्वपूर्ण बात, चूंकि उन्होंने कुछ बोला था तो उसका जवाब देकर फिर मैं आपके प्रश्न का जवाब दूंगा। जितनी बातें, ये प्रश्न क्यों नहीं पूछा, वो प्रश्न क्यों नहीं पूछा, जो वो कहते हैं देश में, संसद में, जहां पर देश में चुने हुए प्रतिनिधियों को, देश के विपक्ष को यह अधिकार है कि वो ये प्रश्न पूछे, कितनी बार उन्होंने पूछा? जब वो पूछे, जवाब आने लगे, तब भाग जाएं। और वैसे आप प्रश्न पूछे नहीं और आके सबको लेक्चर देने का काम करें। यह है पहली बात। रही दूसरी बात, जिस प्रकार के एक इंटेलेक्चुअल डेप्रीवेशन से कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष गुजर रहा है कि उनकी मानसिक स्थिति ऐसी हो चुकी है कि जब तक हम गाली देंगे नहीं, आगे हम बात कर नहीं सकते। क्या बयान आ रहे हैं? एक महिला को कहना माल, एक जो चुनाव लड़ रही हैं, जो इलेक्टोरेट में, आज हमारे देश में कितनी महिलाएं हैं जो इलेक्टोरेट में हैं, आप किनको डिस्करेज करना चाहते हैं? उनको कोई खड़ा होकर के कहे अरे मैं तो ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मेरे सामने कौन आए? ये कोई कहता है मैं तो संजय राउत का भाई हूं, मेरे को बकरा भेज देना था, मेरे सामने कोई बकरा नहीं मिला तो बकरी दे दी, मैं बकरी को 20 तारीख को काट दूंगा। ये सुनील राउत का बयान है। कोई कह रहा है खड़े होकर के 10 एमएलए जिस दिन हमारे आ गए, बड़ा समझमा लगाया हुआ है, पहचाने जा सकता है कि कौन लोग हैं, वो बड़े समझमे में कह रहे हैं 10 एमएलए जिस दिन हमारे आ गए, ये तुम्हारा ठाकरे, ये तुम्हारा शिंदे, ये तुम्हारा पवार, ये कोई नहीं बचेगा। उसके सामने सारे चुप हैं, उसके सामने सबने मुंह में दही जमा रखा है, क्योंकि ये तो इनकी सेक्युलरिज्म की परिभाषा में से आता है, ये तो इनको कहीं खराब नहीं लगता। और आज कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़े होकर के देश के प्रधानमंत्री की तुलना एक आक्रांता के साथ कर रहे हैं, और फिर ये लोग कहते हैं ये रेलेवेंट नहीं है। तो इतने इररेलेवेंट कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष क्यों हैं? क्यों है ऐसे अध्यक्ष जो सारी बातें इररेलेवेंट करते हैं? तो ये आज जो इंटेलेक्चुअल डेप्रीवेशन कांग्रेस पार्टी का हुआ है, मैं मानता हूं दुर्भाग्यपूर्ण है, और जनता ने तो हमेशा जवाब दिया है। देखिए रीमा जी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इतिहास के अंदर 100 से ऊपर लंबी श्रृंखला, एक बार लिस्ट बनाई गई थी, हमने भी देखी, उसने लंबी बार बार गाली देने का काम किया, पर जब जब उनको गाली दी गई तब तब देश की और प्रदेश की जनता ने उनका साथ दिया, समर्थन दिया, और गाली देने वालों को बाहर का रास्ता दिखाया। इस बार भी वही होगा। आप गाली दीजिए, जनता आपको आपका जवाब देगी। आप गाली दीजिए, जनता आपको बाहर का रास्ता दिखाएगी। आप गाली दीजिए और जनता विकास को चुनेगी, और मैं मानता हूं ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी निंदा होनी चाहिए। अच्छा चलिए, अब सिद्धार्थ जी, वो शेट्टी जी शायद या तो उनको पता नहीं था कि शो इतना पॉपुलर है, अब उन्होंने पता किया होगा, बिना किसी तैयारी के वो आ गए थे। उनको ये नहीं पता कि एक एक वीडियो 1 मिलियन क्रॉस कर रहा है। 5 की पंचायत का कल भी 1 मिलियन क्रॉस किया, और परसों भी 5 लाख के आसपास एक एक वीडियो चल रहा है। शायद शो छोड़कर चले गए, कोशिश करते हैं कांग्रेस के कोई और प्रवक्ता जुड़े। लेकिन आदिल हसन जी, अब मैं आपको ज़रा फ्रेम में लाना चाहूँगी। बजरंग बली के समय इस्लाम नहीं था, और जिनको बजरंग बली से दिक्कत है, जो इत्तेहाद का नारा दे रहे हैं, उनको जवाब दिया है योगी आदित्यनाथ ने। तो इतने भड़काऊ बयान फिर से क्यों महाराष्ट्र में शुरू हो गए? 15 मिनट दीजिए, 15 मिनट की याद दिला दी, वो सब फिर शुरू हो गया ना। मैम 15 मिनट का जो मामला आपके सामने है, वो 15 मिनट उन्होंने क्योंकि देखा था तेलंगाना में एक पुलिस ऑफिसर 9:52 पे स्टेज पे आ गया था और अकबर ओवैसी साहब को रोक रहा था, इसलिए उन्होंने कहा कि अभी 15 मिनट बचा है भाई, इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट है, इलेक्शन कमीशन को 15 मिनट की आजादी है, 10 बजे तक हम भाषण दे सकते हैं। अब आप उसको निगेटिव पॉजिटिव लीजिएगा तो इसका तो कोई अर्थ है नहीं। और जो केस की बात अगर आप कीजिएगा मैडम, पूरे देश को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, क्योंकि दूरदर्शन देश का चैनल है, उनको हाई कोर्ट से बाइज्जत इस केस में एक्विटल मिल गया है, और पिछले साल 12 अप्रैल को मिल चुका है, 2 साल पहले। तो तमाम दर्शकों को और आपको भी ये जानकारी देना चाहते हैं कि अकबर ओवैसी साहब को उस केस में एक्विटल मिल गया है और बाइज्जत बरी हो गए। ठीक है, लेकिन फिर भी उन्होंने परसों 15 मिनट बोले, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा था। उन्होंने कहा मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं 15 मिनट। उसके बाद तालियां बजनी शुरू हो गई, इत्तेहाद करना सबने शुरू कर दिया। तो आप भी इतने जानकार हैं और हम भी हैं कि मतलब समझ ही गए उसका क्या था। देखिए, कोई भी चीज को पॉजिटिव और निगेटिव
अकबर ओवैसी साहब 18,000 बच्चे को फ्री में, गरीब बच्चा जो ऑर्फन अनाथ है, यतीम है, उसको लड़की हो लड़का हो उसको फ्री में पढ़ाते हैं। एक फातिमा कॉलेज है, उसमें 6,000 बच्चियों को पढ़ाते हैं। जो फेरी वाला है, जो बेचारा रिक्शा वाला है, ऑटो वाला, उसके बाल बच्चे को पढ़ाते हैं। 10,000 बच्चे को मेडिकल इंजीनियरिंग और दूसरा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए वो फ्री में पढ़वाते हैं। हाँ। तो अकबर ओवैसी साहब का ये भी आप एस्पेक्ट देखिए। तो हमने कब मना किया? कोविड में उन्होंने अपने जेब से 10 करोड़ से ऊपर का खर्च किया। विवाद इस पर कौन विवाद पैदा कर रहा है? हम तो कर ही नहीं रहे ना। लेकिन जब वोट मांगने होते हैं तो इत्तेहाद का नारा लगता है, 15 मिनट का नारा लगता है। सवाल तो इस पर है, वो क्या करते हैं, उनकी चैरिटी क्या है, इस पर तो कोई सवाल ही नहीं खड़ा किया अभी तक। इस पर भी एक आदमी का निगेटिव परसेप्शन के अलावा एक पॉजिटिव भी होता है। जिस आदमी के इतनी गोली लगी, पेट में अभी भी बुलेट है, जिसकी इतना बीमार रहता है, वो इतना बड़ा चैरिटी करता है। 10 करोड़ से ऊपर का उसने कोविड में मदद की, ये भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट देखना चाहिए। हमने कब मना किया? नहीं, मैं जानकारी दे रहा हूँ, मैं सबको पता है कौन क्या कर रहा है देश में। चैनल है दूरदर्शन। अरे सर, सबको पता है कौन क्या कर रहा है देश में। आप उनको अवसर दीजिए, वो अपने नंबर बना रहे हैं, वीडियो को काट के भेजेंगे उनको, बताएंगे कि मैं आपको अच्छा काम बता के आया हूं। सिद्धार्थ यादव जी, नंबर बनाने की जरूरत नहीं, राष्ट्रीय प्रवक्ता बैठे हैं तो नंबर बढ़ा होगा तभी बैठे हैं। नहीं, आपके नंबर और बढ़े, नंबर बढ़ा होगा तभी यहाँ पे बैठे मेरे भाई। और उनके स्थान पर सिद्धार्थ भाई, आप यूपी से आते हैं, आप बोल लीजिए कि दिल पर हाथ रख के ईमानदारी से। मैं यूपी से नहीं आता हूं, पहले तो जानकारी ठीक कर ली जाती थी। मैं हरियाणा से आता हूं। यहाँ से भी आते हैं, हरियाणा में जिसने आपको बड़ा मैं बिहार से भी नहीं आता, ये आपका स्टीरियोटाइप छोड़ दीजिए। मैं हरियाणा से आता हूं, मैं हरियाणा से आता हूं, जिसने दर्द दिया आपको नया नया, इसलिए वो छोड़ दीजिए आप। मेरी शुभकामना आपके साथ है। रीमा जी को बस सजेशन दे रहा था। बस 10 सेकंड में मैं आदिल जी मुद्दे पर आइए, क्यों भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं? मुद्दे पर आइए। अब चैरिटी और वो सब अपनी जगह है, उसकी जगह भड़काऊ बयान क्यों आ रहे हैं, वो मुद्दा है मेरा। रीमा जी, आप 10 सेकंड सिर्फ एक चीज पर ध्यान। आज बहुत बड़ा नॉर्थ इंडिया का और देश का सबसे पावन पर्व छठ है। आपने देखा बॉम्बे, गुजरात, दिल्ली से ट्रेन में टॉयलेट में भर भर के लोग जिस दशा से बिहार आए हैं। अगर सिद्धार्थ यादव जी रेल मंत्री को बोल दे कि ट्रेन की अच्छी व्यवस्था हो जाती, फ्लाइट दुबई का सस्ता है और बिहार जाने के लिए 25,000 और 30,000 है। और बोलिए छठ मनाने के लिए इस मोदी सरकार में जो हिंदू हितैषी होती है, उसके लिए छठ मनाने के लिए 30,000 35,000 का प्लेन का टिकट है। दिसंबर से प्लेन डायरेक्ट शुरू हो रही है बॉम्बे से और दिल्ली से दरभंगा के लिए। लेकिन आप बोलिए छठ और दिवाली बीत गया, लेकिन इस सरकार को कान में जू नहीं रहेगा। नरेंद्र मोदी चप्पल वाले को बोलते थे कि प्लेन में चढ़ेंगे, आज वो चप्पल वाला कहां बेचारा 30,000 40,000 का कहां टिकट लेगा। छठ में टॉयलेट में बरबर के 10-10 20-20 लोग आ रहे हैं मैडम। इस पर भी सिद्धार्थ यादव जी को बोल दीजिए जरा ध्यान कर दे। इत्तेहाद का नारा लगाने से क्या ट्रेन में जो लाइन लगी हुई है वो ठीक हो जाएगी? इत्तेहाद का मतलब होता है यूनिटी। जिस सरदार पटेल ने यूनिट के नाम पर यूनिटी ऑफ स्टैच्यू बनाए हैं, उसी सरदार पटेल ने आरएसएस पे बैन किया था। उसी आरएसएस को बोला था कि तिरंगा मानिए और संविधान मानिए, तब बैन हटाया था। तो सरदार पटेल ने यूनिटी ऑफ स्टैच्यू की बात की, हमने इत्तेहाद की बात की। अब दिक्कत क्या हो रहा है आपको? ठीक है, ट्रेन का व्यवस्था चालू करा दीजिए, ठीक कराइए, एक्सीडेंट ओके। सिद्धार्थ यादव। रीमा जी, वैसे तो आदिल भाई मेरे प्रोफेशन से हैं, मैं भी पेशे से वकील हूँ, मुझे कहना नहीं चाहिए, पर इतिहास की किताब जो है उन्होंने स्कूल से नहीं ली, कहीं और से ली है। अगर वो इधर उधर की है, वो मदरसा वगैरह से आई थी, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतिहास ठीक पढ़ना चाहिए, किसने किसको क्या बोला। रही बात, प्रश्न पूछा जा रहा है कि 15 मिनट पुलिस हटा दो, 15 मिनट का नारा वापस लौटा दो, 15 मिनट हम आ जाएंगे, 10 हमारे एमएलए हो गए। जवाब क्या दिया जा रहा है? छठ में थोड़ी ऐसी समस्या आ रही है, छठ ये हो रहा है, छठ वो हो रहा है। वो 15 मिनट की पुलिस हटा करके किसके लिए ट्रेनों चलाना चाहते थे आप? 15 मिनट की पुलिस हटा देंगे तो उन ट्रेनों में बैठ के ट्रेन चलवाना चाहते थे उस बयान के साथ आप। तब तो आप कहते थे सबको देख लेंगे, सबको साफ कर देंगे, ये 15 मिनट एक बार हट गया तो आर पार की बात हो जाएगी। वो कौन सा आर पार था? तब आपको चप्पल और आपको हवाई चप्पल और हवाई जहाज की टिकट याद नहीं आई थी। ये दोहरा चरित्र मत रखा करिए। टीवी पे आके बात बोलेंगे बहुत अच्छी अच्छी, इतने बच्चों को पढ़ाया, इतनों को ऐसा किया, और रैली में जाके क्या बोलते हैं? जहां तालियां और सीटियां बजती हैं वहां पे कहते हैं हम अगर 10 हो गए तो कोई नहीं है जो हमारे अलावा हो पाएगा। क्या कहते हैं नेता आपके? कि हम कौम के नाम पर जान दे देंगे। आज तो एक एमएलए है, बढ़ने तो दीजिए। ये आपका नारा है, इसलिए इतना ज्ञान मत दीजिए। छठ की इतनी चिंता मत करिए। छठ का पावन पर्व आज देश में
हमारे लाखों करोड़ों हिंदू मनाने लग रहे हैं, बहुत सौहार्द के साथ मनाने लग रहे हैं, प्रेम के साथ मनाने लग रहे हैं और अच्छी इच्छा के साथ, अच्छे मन के साथ, क्योंकि आप लोगों का राज नहीं है। आपका राज होता तो पता नहीं कहां पर हमारे साथ संदीप त्रिपाठी कांग्रेस के नेता भी जुड़ गए हैं, लेकिन मैं विजय कृष्णा जी और मैथिल जी का जिक्र करूं, लेकिन जवाब देने दिया जाए। हाँ, जवाब सिद्धार्थ जी ने मुझे बोला, जवाब दीजिए। मैडम, इनको नवनीत राणे का 15 सेकंड नहीं याद आता है, इनको गिरिराज सिंह नहीं याद आते। अगर छठ पर कोई मुस्लिम अगर अच्छी बात भी बोल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी को पेट में इतनी दर्द हो रही है। हम रेल मंत्री को सिर्फ सवाल कर रहे हैं कि बिहार और नॉर्थ इंडिया में छठ के लोग सही से घर पहुंच जाए, इनको उसकी भी दिक्कत है भाई। आप बताइए बिहार के लिए कितनी ट्रेनें चली है? आदिल जी बताइए, कितना बदतर है। आप जानकारी बताइए, बिहार के लिए कितनी ट्रेनें चली है, बताइए। सुनिए, टोटल रेल मंत्री ने 7700 ट्रेन दिया है, लेकिन वो काफी नहीं है। आप वीडियो देख लीजिए, आंसू आ जाएगा मैडम। अब आदिल जी आपका आंसू अभी फिर से आएगा। 2013 में कितनी ट्रेन चलती थी? गुजरात से और दिल्ली से आंसू। महाराष्ट्र से बिहार के लिए 2013 में कितनी ट्रेन चलती थी? बताइए, आंसू आ जाएगा। आप आंकड़ा बताइए ना, अभी मैं आपका आंसू निकालता हूं। मैं कितनी ट्रेन चलती थी? बोलिए 20-20 आदमी टॉयलेट पे भर के आया है। अभी नहीं बोलेंगे, अभी आप राइट लेफ्ट घूमेंगे तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराए मोदी सरकार। आपको भी पता है क्या स्थिति थी, आपको भी पता है कि तब की ट्रेन नहीं बनाई। आदिल हसन जी, ओके, आदिल हसन जी, पहली बात तो आजादी से लेकर अब तक सबसे ज्यादा सरकार किसकी रही? एक बार कभी इस पर ही जिक्र करेंगे कि तब से लेकर अब तक 2014 तक कितनी ट्रेन चलती थी, कितने त्योहारों पर क्या हालत होती थी ट्रेनों के साथ और लोगों की, और उसके बाद से अब तक की क्या हालत है, दोनों का कंपैरिजन पर एक दिन आपको बुलाऊंगे और शो करेंगे। लेकिन आज के मुद्दे पर वापस आते हैं। विजय कृष्णा जी, जिस तरीके की बात हो रही है महाराष्ट्र के चुनाव में, पूरी तरह डिरेल तो हो ही चुका है। मतलब ये लोग अगर बात करते हैं, AIMIM को आप बोलते हैं या राहुल गांधी को आप बोलते हैं या फिर कि खड़गे जी को आप बोलते हैं, लेकिन बजरंग बली तो आप लोग भी ले ही आए ना। विजय कृष्णा जी, सभी प्रवर्तकों को नमस्कार। मैं प्रथम ये कहना चाहता हूँ, जब हिंदुत्व विचारधारा रखने वाली कोई लीडर बात किया तो वो आखिर जो लोग हिंदू मजहब को ठेस पहुंचाते हुए बात करते हैं उन लोगों को प्रति समाधान देते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि एक क्रिया के लिए एक प्रतिक्रिया है। प्रतिक्रिया को आप ऐसा बिंब डाल के नहीं देख सकते हैं कि ये 15 मिनट का व्याख्यान है। मैं आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो सत्र में क्या पूछा है, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी जब चुनाव में NDA को प्रचंड जीत मिला है और जैसा चेतन शर्मा ने हैट्रिक किया है, नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार पंत प्रधान होकर वापस आ गए हैं। परंतु राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी क्या बता रहे हैं जनता को? हमने आके बीजेपी को हरा दिया है, बीजेपी आके आज हार गया है। ये कैसा हो सकता है? जब इमरजेंसी के बाद हमने देखा है इस देश में अलायंस की राजनीति चल रहा है। आपका अलायंस का नाम क्या है? वो ईस्ट इंडिया कंपनी वाली इंडिया अलायंस है। ऐसा ही जैसा हम चुनाव में करते हैं, हम अच्छी विश्वास से हम आगे जाते हैं। इसलिए हमने कहा है आपकी बार 400 पार है, परंतु हमने ही सरकार बना है। आज आके 272 के सीट से ज्यादा सीट हमारा पास है। आप आके 3 बार आपके उत्तर कुमार है, आपके उत्तर कुमार प्रगल्भ रखता है राहुल गांधी जी। 100 सीट पे आपने जीत नहीं पाए। कितने बार आपने राहुल गांधी जी को लॉन्च करने में आपने विफल हो चुके हैं और वो कहते हैं 2 टांगे में चल रहे हैं। नहीं है। चंद्रबाबू नायडू जी और नीतीश कुमार जी NDA का अटूट अंग है। ये कैसे आप कह सकते हैं? आपका इंडिया अलायंस आपको देखा जाए तो किसी को भी एक विचारधारा नहीं है। मैं कह रहा हूं विदूषक जैसा आपका जो इंडिया अलायंस है, शर्ट में एक कलर भी नहीं है। पैच करके आप इंडिया अलायंस चला के आज आके हमारा पंत प्रधान को इतना गाली दिया है तैमूर लंग से कंपेयर करने के। मैं कह रहा हूं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो महात्मा गांधी जी का विचारधारा आप रखते हैं ना, महात्मा गांधी जी को आप श्राप देगा।
आज से जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी घर में घुस के अलमीरा तोड़ के जो हिंदुओं की संपत्ति जिहादी को देने के लिए मैं ऐलान किया है, और सनातन धर्म के मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उसके बेटे भी सनातन विरोधी है। ठीक है, सनातनी विरोधी से कैसे हम एक अच्छी विषय हम मांग कर सकते हैं। ओके, मुझे ब्रेक ले रहा है, लेकिन मैं संदीप त्रिपाठी जी आपका रुख करूंगी, क्योंकि अगर आपने सुना हो तो मुझे तो लग रहा था आप लगातार फोन आपके आ रहे हैं, शायद कुछ बताने के लिए आप फोन सुन रहे थे, लेकिन अगर आपने सुना हो जो आरोप आप पर लगे हैं, तैमूर लंग पर लगे हैं, खड़गे जी पर लगे हैं, जरा जवाब दीजिए। रीमा जी धन्यवाद, आपने इतना ध्यान दिया कि फोन आ रहे हैं। और अरे फ्रेम में दिख रहे हो आप, इतना ध्यान नहीं दूंगी मैं अपने शो पर। नहीं ठीक, नहीं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। आपके माध्यम से छठ पर्व की आपके दर्शकों को, आप सभी पंडितों को छठ पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी तैमूर लंग की हो रही है, और तैमूर लंग से तुलना देखिए, अभी कोई कह रहा था कि पढ़े लिखे नहीं है, आपकी इंट्रो में ये बात कर रही थी। मैंने नहीं कहा, मैंने कहा था इतिहास का ज्ञान। तैमूर, हाँ इतिहास वही हुआ, इसका मतलब कि जिनका 51 साल का राजनीतिक जीवन रहा हो, 51 वर्ष से ज्यादा जितनी उम्र नहीं होगी कि उतना राजनीतिक जीवन उनका है, तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि तैमूर लंग से तुलना की है तो उनको ध्यान होगा कि 2002 में दंगे कैसे हुए थे, फिर उस सत्ता के लिए किस तरीके से लाशों के अंबार लगाए गए, 700 किसानों की जान ले ली गई। उनको ये भी पता होगा कि किस तरीके से कोरोना के समय में लाशों के अंबार लगाए गए, किसानों की जान ली गई। कैसे? मैं बता रहा हूँ ना कैसे। एक सेकंड, आपने बड़ी बात कह दी ना, लाशों के अंबार लगाए गए, किसानों की जान ले ली। कैसे ले ली? हाँ बता तो रहे, 700 किसान मरे ना, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? बोलिए। कोई तो जिम्मेदार होगा। 700 किसान अगर मरते हैं इस देश में, पहली बात तो 700 किसानों वाली फिगर जो है वो कांग्रेस की है, ये कहीं की ऑथेंटिक फिगर नहीं है, किसी के पास ये फिगर नहीं है। ये फिगर राहुल गांधी की फिगर है, ये फिगर मल्लिकार्जुन खड़गे की फिगर है, ये फिगर है संदीप त्रिपाठी की। ये किसी की भी ऑथेंटिकेट करने वाली फिगर नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो किसानों की, कुछ किसानों की मौत हुई, वो किसान सर्दी बरसात की वजह से, ठंड की वजह से उनकी जान चली गई, उसमें नरेंद्र मोदी ने उनको मार दिया। आपने तो बहुत बड़ी बात कह दी भाई, यही बात होती है ना, जब ना सोचना है ना समझना है, बस बोलना है। हाँ ठीक है रीमा जी, अगर अनुमति हो तो मैं बोल लूं, आपने जितना मैंने बोला नहीं बोलिए, लेकिन आपको करेक्ट करवाने के लिए मुझे अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, मैं बिना अनुमति के ठीक करूंगी आपकी बातों को। नहीं, आप ना इतना करेक्ट कर दीजिए मोदी जी को, जो सारा झूठ बोलते हैं। आप अगर मेरी बात कर रही है करेक्ट करने की, तो सदन में बाकायदे राहुल जी ने लिस्ट दी है, और सदन में कोई बात रखी जाती है तो ऑथेंटिक होती है। अगर इतना बताना पड़े आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार को, तो मुझे शर्म आती है, मुझे शर्म आ रही है। आ रही है? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि राहुल जी ने बिल्कुल आ रही है। आप जैसे पत्रकार को मुझे ये बताना झूठ बोलने से पहले शर्म आती है, या सच्चाई जब कोई सामने वाला आपको ठीक करवा देता है तब शर्म आती है? कब आती है? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, सदन में कोई अगर रिकॉर्ड रखा जाता है, मैथिल जी, वो ऑथेंटिक होता है। मैं जरा ओके, आप ही की बात पर एक एक करके बात खत्म करते हैं ना। अब ये 700 किसानों की हत्या वाली बात खत्म कर लेते हैं। सूर्य कुमार मैथिल, अरे रुकिए भैया, रुकिए, एक एक बात खत्म करेंगे, एक बात खत्म करेंगे। चलिए मैथिल जी। धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम और सूर्य छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। 700 किसानों की मौत। हाँ, ये लहजे में बदजुबानी और चेहरे पे नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के खाते बिगड़े हुए हैं बेहिसाब, वो हमसे हिसाब लिए फिरते हैं। आप देखिए कि नैरेटिव गढ़ा गया, वो नैरेटिव था कि 700 किसानों की मौत हो गई, और जब मीडिया ने भी लिस्ट मांगी कि बताओ भैया नाम बताओ, तो उसमें से जो कुछ डिटेल्स आई, कोई हार्ट अटैक से मारा गया, कोई बहुत ज्यादा उम्रदराज था, बीमारी से मरा, कुछ लोग ठंड से मरे क्योंकि पाला पड़ रहा था, भयंकर ठंड थी, कुछ लोगों को शराब पी के मरे गए। हाँ, उस आंदोलन में एक चीज तो जरूर हुई, सर काटा गया, एक व्यक्ति का उसको लटकाया गया, वहां पर बलात्कार भी हुआ और वहां आग भी लगाई गई, तो ये वहां हुआ था। और ये सारा का सारा नैरेटिव जो है वो यहाँ बैठकर ये कर रहे हैं। एक बात, अरे त्रिपाठी जी इतना बावलाइए मत। अरे भैया सुनिए ना, कैमरामैन कृपया करके मुझ पे फोकस कीजिए जरा। त्रिपाठी जी तो शायद पानी पिएंगे। सुनिए, अरे करपात्री जी महाराज के संग जब भारतीय पार्लियामेंट के ऊपर गो भक्तों ने आंदोलन किया था, तो गोलियां किसने चलवाई थी? इंदिरा गांधी जी ने चलवाई थी कि नहीं चलवाई थी? लाशों का ढेर वहां इकट्ठा हुआ था, और चांदीग्राम अखाड़े बोट क्लब के ऊपर
चौधरी चरण सिंह जी के नेतृत्व में जब किसानों ने वहां पर एजिटेशन किया था तो गोलियां उनके ऊपर चली थी, वहां पर लाठीचार्ज हुआ था, वहां पर लाशों का ढेर लगा था। और दिग्विजय सिंह सरकार में मुल्तई के अंदर, बैतूल की मुल्तई में भी 23 किसानों की हत्या की थी गोलियां मार मार कर, क्योंकि वो बीज मांग रहे थे, खाद मांग रहे थे। तो कृपया करके अपने इतिहास को खंगालो त्रिपाठी जी। आप ये जो नैरेटिव करने की कोशिश करते हो ना, ये नैरेटिव नहीं चलेगा। सुनिए, अरे इतना बौखला क्यों रहे हैं भैया? जो लोग देश की चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकारों को केवल इसलिए बर्खास्त कर देते हैं क्योंकि उनके अंदर सत्ता की भूख है, जो लोग भारत से बाहर जाकर देश का अपमान करते हैं, देश के विरोधियों के साथ बैठ के चाय पीते हैं, खालिस्तानी आतंकवादियों के संग गले लगते हैं सत्ता की भूख के लिए, वो यहाँ बैठ के हमें ज्ञान दे रहे हैं। देखिए त्रिपाठी जी, आप राहुल गांधी जी के विदेश दौरों की विवेचना करवा लीजिए। ठीक है। सारे आतंकवादी वहां ऑर्गेनाइजर हैं उनके, यहाँ बैठकर आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। संदीप त्रिपाठी जी, एक सेकंड। संदीप त्रिपाठी जी, एक एक करके बात करेंगे तो समझ आएगा। अभी आपने इतनी देर में जो कुछ भी बोला, किसी को सुनाई नहीं दिया, किसी की समझ नहीं आया। अगर आप अपनी बारी का इंतजार करते तो शायद बेहतर होता। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटते हैं, छोटा सा ब्रेक। बढ़िया है, क्यों है? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। यार अजय, लुक एट योर डैड। हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि? मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्युटी एट रेगुलर इंटरवल्स, जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्युटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। I see। LIC के एन्युटी प्लान्स दे एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC, हर पल आपके साथ। चलिए, तारिक जी का मैं फिर से रुक करूंगी। तारिक जी, आदिल जी, आपका रुक करूंगी मैं दोबारा से। एक बार फिर से उसी मुद्दे पर लौटते हैं। संदीप त्रिपाठी शायद अभी फ्रेम में नहीं है। कोई क्रिएटिव बात इस चुनाव में की जाएगी क्या AIMIM की तरफ से? मैम, हमसे ज्यादा तो संविधान की बात कोई करता ही नहीं है। हमने बेटी छीन लो, मंगल सूत्र, घुसपैठ, हम तो प्रधानमंत्री की तरह बोलते नहीं है। और आसाराम बापू जिन पर बलात्कार का आरोप है, उसके साथ प्रधानमंत्री मिल रहे हैं। राम रहीम पर जिस पर बलात्कार का आरोप है, उसको 7 बार हरियाणा सरकार, बीजेपी सरकार दे रही है। जो जेलर ने पेरोल दिया, उसको बीजेपी विधायक बना दी है। मैडम, आप ही बतलाइए, बीजेपी को बेटियों पर किस तरीके से बोलने का अधिकार? जिस वक्त बजरंग बली थे उस वक्त इस्लाम नहीं था। इस बात पर आएंगे आप? योगी आदित्यनाथ ने एक तरीके से आईना दिखाया, उन्होंने आईना दिखाया और उन्होंने बटेंगे कटेंगे तो निर्ममता से कटेंगे, ये भी बात कही। तो योगी आदित्यनाथ, यही तो मुद्दा चल रहा है ना आजकल। मैम, योगी आदित्यनाथ जी को बोलिए कि एक अंशुल नाम के, उसके अंशुल गुप्ता है, कानपुर हिंसे में उसके फादर चंदन गुप्ता बैठे हुए हैं। उसको तिरंगा यात्रा निकला था कानपुर में, उसकी हत्या हो गई थी, उसको अभी तक कंपनसेशन नहीं मिला है। इसी यूपी की प्रजापति समाज है, जो कुम्हार है, जो दिया बनाता है, 10-15 प्रजापति है, अजय प्रजापति, सचिन प्रजापति, कीर्ति प्रजापति के बारे में लिस्ट हम दे देंगे। उनको अभी तक कंपनसेशन नहीं मिला, उनकी भी हत्या हुई है इसी योगी आदित्यनाथ सरकार में। बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ इसी योगी आदित्यनाथ की सरकार। बोलिए कि उनको ये सब ध्यान दे, फोकस करे। झूठ बोल दिया कि GDP सेकंड दर्जा पर है, वो भी गलत बोल दिया उन्होंने। अरे आपने चंदन गुप्ता का नाम लिया ना, आदिल हसन, विकास होना चाहिए ना। योगी आदित्यनाथ जी से पूछिए कि क्यों जा रहे हैं महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश से और गुजरात जा रहे हैं, अपने यहाँ रोजगार दे, क्यों जा रहे हैं? बोलिए। केशव प्रसाद मौर्य ने तो कहा कि मुझे बटेंगे कटेंगे वाला बयान को मैं समर्थन नहीं देता हूं। केशव प्रसाद मौर्य से पूछे योगी आदित्यनाथ की, उन्हीं के विभाग, उन्हीं के डिप्टी CM है, क्यों इन्होंने ऐसा कहा? तोड़ मरोड़ के क्यों रखना होता है? आदिल हसन जी, जो नहीं हुआ वो हुआ है ये कह करके अगर आप बताएंगे तो वो हो नहीं जाएगा, जो हुआ है वही होगा। क्या मैम? केशव प्रसाद मौर्य ने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा। ऑफिशियल स्टैंड है। सुनिए ना, सुनिए आदिल जी,
बहुत अच्छा लगता है अगर जो मंच था ना जहां पर दोनों ओवैसी ब्रदर्स मौजूद थे, वहां पर जो आप इतनी इंपॉर्टेंट बातें कह रहे हैं उन सबका भी जिक्र होता, लेकिन वहां से जिक्र ये नहीं होता। वहां से ये जिक्र होता है कि हमें 15 मिनट दो तो हम कर दिखाएंगे, इत्तेहाद इत्तेहाद इत्तेहाद, हिंदुओं के खिलाफ नारे लगते हैं, उसका समर्थन किया जाता है। जय फिलिस्तीन, अरे भाई जय फिलिस्तीन का नारा कल ही आपके प्रवक्ता मेरे ही शो में लगा के गए हैं, उनको मुझे हटाना पड़ा शो से। तो ये होता तो ये है, असलियत ये है। मैम देखिए, जय फिलिस्तीन के बारे में महात्मा गांधी हो या अटल बिहारी वाजपेयी, और इसी भारत सरकार मोदी सरकार ने फिलिस्तीन को एड भेजा है। महात्मा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी का सुन लीजिए, उन्होंने फिलिस्तीन के समर्थन में बोला है। अब भाजपा से तो मुझे सीखना नहीं पड़ेगा, महात्मा गांधी से बड़ा तो लीडर पूरे देश में कोई नहीं है। सिद्धार्थ यादव जवाब देंगे। अटल बिहारी वाजपेयी को तो वाजपेयी भी मानते होंगे। सिद्धार्थ यादव, देखिए रीमा जी, महात्मा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, देश के बड़े बड़े नेताओं के नामों के पीछे छुपना, उनके नाम के पीछे छुप करके राजनीति करना, ऐसा भी काम मत करिए। दिखाइए जय फिलिस्तीन का नारा महात्मा गांधी ने कब दिया, दिखाइए अटल जी ने कभी शपथ लेते हुए कहा हो जय फिलिस्तीन। आपके नेता असदुद्दीन ओवैसी भारत माता की जय नहीं बोल सकते, वंदे मातरम नहीं बोल सकते, वहां तो उनको पता नहीं क्या याद आ जाता है, कौन सा उनको डर है कि फतवा निकल जाएगा या मैं चुनाव हार जाऊंगा, पर जय फिलिस्तीन का नारा लगा देंगे। ये गजब की बात हो गई। दूसरी बात, अभी कह रहे थे चंदन गुप्ता, आदिल जी जैसे लोगों को रखा जाता है टीवी पे बैठ करके, जो नफरती बयानबाजी इनके नेता मंचों पे करते हैं एक समुदाय को मारने के, काटने के, उस पर थोड़ी सी मरहम लगाने के लिए तो ये अच्छी बात करते हैं, पर अभी थोड़ा सा फंस गए। क्या कह रहे थे? चंदन गुप्ता का नाम ले रहे थे। आदिल हसन जी, हिम्मत है तो नाम लीजिए, चंदन गुप्ता को मारा किसने? नाम लीजिए, किसने मारा चंदन गुप्ता को? क्या हुआ था चंदन गुप्ता के साथ? नीचे मत देखिए, गूगल मत करिए, नाम याद है आपको, मुझे पता है। मैं दिखा आप नाम लीजिए, आपको दिखा रहा। चंदन गुप्ता को गोली किसने मारी थी? उसके खिलाफ बोला कभी? नौशाद ने मारी थी। आपने एक शब्द बोला कभी? उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे आप, एक शब्द आपने नहीं बोला, कभी आपकी पार्टी नहीं बोलेगी, कभी आपका कोई नेता नहीं बोलेगा, क्योंकि वहां तो वोट बैंक खतरे में आ जाएगा। वहां पर जिसका कन्विक्शन हो रहा है, जिसको पुलिस ने उठाया, सब एविडेंस है, उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। क्या कह रहे हैं? कॉम्पनसेशन के लिए कुछ पता नहीं कहां डिले है, कौन सा पार्ट रह गया, कोई ऐसी बात हुई है। इतनी भी राजनीति को मत गिराइए नीचे। आप लोग, आपके नेता खड़े होकर के पूरे महाराष्ट्र के अंदर आग लगाने की बात करें और यहां बैठ करके आप चिकनी चुपड़ी बातें करें। यहां बैठ करके बात कर रहे हैं कि छठ में ट्रेनें चलाई थी। एक मुसलमान कह रहा है कि हिंदुओं के लिए ट्रेन चलाई। कितनी ट्रेन चलाई थी? 2010 के अंदर 70 ट्रेनें चली थी, ऑन रिकॉर्ड मैं बोलता हूं, 70, 500 ट्रेनें आज चल रही हैं। आज तक के रेलवे के इतिहास में सबसे बड़ा 1,20,00,000 का पैसेंजर ट्रैवल हुआ है इस छठ के अंदर, टिकटेड। आपको क्या पता है देश के बारे में, क्या नीड्स है, क्या आगे बढ़ रहा है? आपको तो अपनी दुकान चलानी है, इसलिए आप कहते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। पुलिस हटा करके आप क्या करेंगे? ट्रेनों को झंडी दिखाएंगे? पुलिस हटा करके क्या करेंगे आप? ये नफरती बयानबाजी, इनको छोड़ करके आया करिए। अगर कुछ कहें तो अपने स्टैंड पर रखिए। आदिल हसन जवाब दीजिए। मैम, सिद्धार्थ यादव जी को बोलिए कि अगर कुम्हार जाति का कंपनसेशन की बात करें तो पेट में दर्द, उसी गुप्ता परिवार को कंपनसेशन, कुम्हार जाति की कंपनसेशन है, पासमानदा पे शब्द नहीं निकल रहा, दीजिए तो अच्छा रहेगा। जाति पे शब्द नहीं निकल रहा। अब मैं तो बीच में नहीं बोला मैम, अगर बीच में बोलेंगे तो मैं नहीं बोलूंगा। मैंने बीच में किसी का नहीं बोला। बिल्कुल बोलिए, पूरी बात सुनिए। महात्मा गांधी ने पूरी दुनिया के सामने अलल एलानिया फिलिस्तीन का साथ दिया, और अटल बिहारी वाजपेयी ने अलल एलानिया रामलीला मैदान में अलल एलानिया फिलिस्तीन का साथ दिया कि फिलिस्तीनियों के साथ हम हैं और उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। वर्ड टू वर्ड कोई नहीं बोलता है कि ये बोलना है, वो बोलना है। मेरा जो दिल किया मैं बोला हूं। और भारत माता की जय और वंदे मातरम, जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में डिबेट हुआ था, उसमें राजेंद्र प्रसाद थे, उसमें बाबा साहेब अम्बेडकर थे, उसमें सरदार पटेल थे, उसमें नेहरू थे। सवाल ये है आदिल हसन जी कि फिलिस्तीन में जो कुछ हुआ, ये संवैधानिक अधिकार है, उसके समर्थन में आप बात कर रहे हैं। सवाल ये था रीमा जी, बच्चे मारे जाते हैं, महिलाओं पर अत्याचार होता है, उसके समर्थन में है क्या आप? सवाल ये था, क्यों फिलिस्तीन कहा जा रहा है? भाई भारत की बात तो कर लीजिए पहले। मैम सुनिए, नरेंद्र मोदी सरकार, यही मोदी सरकार ने फिलिस्तीन को एड भेजा है। मैडम, आप ये बात बोल चुके हैं, इसका जवाब भी आपको मिल चुका है, लेकिन जो कुछ वहां पर हुआ और जो कुछ हो रहा है, आप उसके समर्थन में या नहीं? मेरा सवाल ये था, उस पर आप चुप हैं।
रीमा जी मैं बस 10 सेकंड लूंगा। बच्चे की मौत नहीं दिखी, अभी रीमा जी मैं 10 सेकंड लूंगा। नहीं दिखी, जरा सा भी दिल में दया नहीं, करुणा नहीं। ठीक है, मुझे ब्रेक लेना है और विजय कृष्णा जी और मैथिल जी के पास जाना है। सिद्धार्थ यादव जवाब देंगे। मैं बस 10 सेकंड ले रहा हूं। रीमा जी आज आपके शो पर आदिल भाई जैसे लोग एक्सपोज हो चुके हैं। भारत माता की जय बोलने के लिए तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट तक जाएंगे। राजेंद्र प्रसाद ने क्या कहा था, क्यों इसको संविधान में रखा गया, नहीं रखा गया। जय फिलिस्तीन कहां संविधान में लिखा है? देश का सांसद शपथ लेते हुए जय फिलिस्तीन का नारा लगा रहा है और ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि भारत माता की जय इसलिए नहीं बोलेंगे। कमाल बात हो रही है आदिल भाई। भारत माता की जय के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट चाहिए। अब बीच में मत बोलिए। भारत माता की जय के लिए तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट चाहिए और जय फिलिस्तीन के लिए कुछ नहीं चाहिए। कमाल बात हो। ये है आप लोगों का देश प्रेम, ये है आप लोगों की सच्चाई और ये सच्चाई आपको मुबारक है, क्योंकि भारत के स्टैंड और भारत माता की जय जो नहीं बोल सकता, जो वंदे मातरम नहीं बोल सकता, जय फिलिस्तीन बोल सकता है, उससे मुझे ज्ञान नहीं चाहिए। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा देते हैं। मेरे बाप दादा ने सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। हमने लिखा है, इनकलाब जिंदाबाद के नारे दिए हैं, हमने तिरंगा दिया है, हमने देश के लिए कुर्बानी दी है। टीपू सुल्तान क्या बोल रहे हैं आप आदिल जी? नाम ले लीजिए। क्या बात चल रही है ये? हमने कहां से कहां पहुंच गए? महाराष्ट्र से आप आजादी से पहले राष्ट्रगीत पर पहुंच गए, राष्ट्रीय गान पर पहुंच गए, कहां पहुंच गए? टीपू बहादुर शाह जफर अरे के दोनों बेटा को जी, सिर काट के लाकर रख दिया गया था। उनके दादा ने तो जय श्री राम भी बोला है, उसमें समस्या नहीं है। आप क्या बोल रहे हैं वो दिक्कत है। हम कभी नहीं जानते, आपके परदादा तो जय श्री राम भी हम आदम की औलाद है। हमने आपको कब पराया माना? हम आदम की औलाद हैं। अरे आपको क्या दिक्कत हो रहा है? मेरा पेट है ये। आप किनकी औलाद है? आप जाकर के चेक करेंगे, आपको पता लग जाएगा। जय श्री राम जो आप मेरे को ज्ञान दे रहे हैं। भाई आपको शक हो रहा हो तो आप चेक कीजिए। हम तो बोल रहे हैं हम आदम और हव्वा की औलाद है। किसके बाप दादा कौन थे, किस फैमिली से आता है, ये चर्चा का विषय नहीं है। अभी तो तैमूर पर बात हो रही थी, उस पर तो आप आए नहीं। चलिए एक ब्रेक लेते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। राजा आओ आओ आयो। ये देखो मैसेज, कहते हैं वीडियो लाइक करके 500 रुपया रोज कमाओ। बस पहले थोड़ा पैसा दे के ललचाएंगे, फिर बोलेंगे कि और कमाना है तो पैसा भरो। हम दिन भर चूना लगाते हैं और ये लोग हम ही को चूना लगाने चले हैं। पान वाला हूँ, मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, UPI कहता है कि अगर कोई आसान कमाई का लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। चलिए मैं जल्दी से दोबारा से मुद्दे पर लौटती हूँ। और तैमूर लंग, दो प्रवक्ता आए और दोनों प्रवक्ता भाग गए कांग्रेस के। अब खड़गे जी ऐसी बात बोल क्यों रहे हैं जिसकी वजह से उनके नेता जो हैं वो बचकानी हरकतें करके भाग जाए शो से, मुझे नहीं समझ में आता। लेकिन जल्दी से आदिल जी, क्योंकि मुझे पता है आपको जाना है, पहले आप रिएक्शन देंगे, फिर विजय कृष्णा जी। आ रही हूँ विजय जी, 1 मिनट। यस मैम। बाप दादा तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं थी। कोई किसी के उस पर सवाल नहीं खड़ा कर रहा। मैंने तो सवाल किया था कि बजरंग बली जिस वक्त पर थे उस वक्त इस्लाम नहीं था। जिसको बजरंग बली का नाम लेने में और भगवान राम का नाम लेने में दिक्कत है वो सोच ले क्या करना है। ये सवाल था योगी आदित्यनाथ का। इस भारत के संविधान ने सभी धर्मों को अपने अपने धर्म पर पालन करने की इजाजत दी है। तो कौन मना कर रहा है? धर्मों की इज्जत करते हैं। हमने कभी अपशब्द नहीं बोला, हम इज्जत करते हैं। आप जिस तरीके से अपने रिलीजन को प्रमोट कीजिए, हमने कभी उस पर रोक नहीं किया। अगर हम कुछ गलत किए होंगे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, महाराष्ट्र में इलेक्शन कमीशन है, वो फैसला लेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि MIM एक वॉइस है। जय भीम और जय मीम का हमने नारा दिया। महाराष्ट्र में हमारे 2 MLA रहे हैं, MP रहे। हम चाहते हैं फिर से इस बार महाराष्ट्र में कामयाबी मिले। महाराष्ट्र में मजलूमों की, दलितों की, सबकी आवाज हो। हम चाहते हैं एक बेबाक आवाज हो। अकबर ओवैसी साहब ने वही बात कही, वही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कह रहे हैं। हम चाहते हैं कि एक बेबाक आवाज हो, एक क़यादत खड़ी हो, हमारी भी बात सुनी जाए। आदिल जी, अगर ऐसा होता ना, अगर ऐसा होता तो सिर्फ एक वर्ग के ही वोट आपको नहीं मिलते। अगर आप सर्वधर्म सद्भाव की बात करते तो आपको इत्तेहाद के नारे नहीं लगाने पड़ते। अगर ऐसा सच्चाई में होता तो कुछ और ही होता, फिर AIMIM का भविष्य भी और प्रेजेंट भी। लेकिन ऐसा है नहीं। हमारे कॉर्पोरेटर भी नॉन मुस्लिम हैं। हमारे कॉर्पोरेटर डिप्टी मेयर नॉन मुस्लिम रहे। हमने हैदराबाद में पहला मेयर
एमआईएम ने एक दलित को बनाया था। बिहार में 18 में 5 सीट हमने नॉन मुस्लिम को दिया था। इस बार लोकसभा में हमने 4 लोकसभा राजपूत, भूमियार, दलित और अति पिछड़ा हमने टिकट दिया था इस बार लोकसभा में। हम तो सबकी बात करते हैं, आप एक चश्मा से देखती है वो बात अलग है, लेकिन हम चाहते हैं सबका विकास हो, इस देश में मुसलमानों की एक आवाज हो। ठीक, एक आवाज उन्हीं की है। ठीक है विजय कृष्णा जी। महाराष्ट्र में किसको टिकट दी वो भी पूछ लीजिए, मैं ये दूसरे समुदाय से। मुझे मौका दीजिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, जब आप ये प्रवक्ता को जो वो बात करता है, ये आपके अल्टकिया ही है। जब आप देखें तो उसका पार्टी का नाम मुसलमान के नाम से पता चलता है। मुसलमानों के लिए पाकिस्तान, बांग्लादेश एक दो कंट्रीज हमने दिए हैं। यहाँ इस देश आके मजहब के अनुसार बांटा गया है। फिर एएमआईएम की जरूरत कैसा पड़ता है? मुसलमान भी सेक्युलर है ना, सेक्युलर है तो वो सेक्युलर पार्टी पर चलना है। क्यों ये तो मुसलमानों के वोट रखकर इस देश को भटकाना चाहते हैं? ये पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये कहते हैं कि उन्होंने दलितों की उद्धार के लिए लड़ा है। मैं कह रहा हूं हैदराबाद में ही एक बड़ा संगठन हुआ है, जब एक दलित ने एक मुसलमान लड़की से शादी किया है, उसको जबरन लिंच कर दिया गया है। कब कहां थे ये लोग आके उसको खंडन करके? कितना आपने रोया है बताइए। आज भी ऑन रिकॉर्ड आप देखिए, इतना बर्बरता से वो दलित को मारा दिया गया है। ये आके दलितों की वोटों से वो वही जिहादी राजनीति आगे ले चलना चाहते हैं वो लोग। और मौका दीजिए, ये लोग कह रहे हैं ना ये सब हिंदू मुसलमान भाई। मैं वही कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अल्लाह अकबर। क्या आप जय श्री राम कह सकते हैं? मैं कह रहा हूँ अल्लाह अकबर, आप क्या कहिए जय श्री राम। ये संदीप त्रिपाठी जी, आप आजा का खेल क्यों खेल रहे हैं पूरे शो में? इस तरह डिबेट होती है क्या कि आप आते हैं चले जाते हैं, आते हैं फिर चले जाते हैं? बोलिए, आवाज नहीं आ रही आपकी, अनम्यूट कीजिए आप। सवाल एक बार दोहरा दीजिए। मैंने कहा ये आने जाने का खेल जो आप खेल रहे हैं, कभी आते हैं शो में, कभी चले जाते हैं, कभी आते हैं कभी चले जाते हैं, क्या है ये? नहीं रीमा जी, उसमें मेरी मिस्टेक नहीं है। आप अपने जो है लोगों से बात करेंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए खैर, एनीवेज मुद्दे पर आइए, वक्त की कमी है मेरे पास। बोलिए। हाँ जी, देखिए कांग्रेस बात करती है, अगर ये जिस तरीके से आप बात ये कि हमने संविधान की जो कॉपियां कल बांटी गई, क्या वाकई में उसके पन्नों पर कुछ नहीं लिखा था, खाली पन्ने थे क्या वो? नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी गलत कॉपियां बांटी गई थी लोगों के बीच में, नील बट्टे सन्नाटा। नहीं रीमा जी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए वो थी, क्योंकि उनको संविधान से प्रेम नहीं है। अच्छा, मतलब बीजेपी के लोगों के लिए आपने नकली कॉपियां बांटी जिसके अंदर कुछ नहीं लिखा था? हाँ, इसलिए कि उनको संविधान से तो मतलब है नहीं, उनको जो है अम्बेडकर, मतलब वो कॉपियां सही थी, इसका मतलब अभी तक डाउट था कि क्या ऐसी कॉपियां थी या नहीं, इसका मतलब कॉपियां थी ऐसी? नहीं, सुन तो लीजिए। हाँ। बात सुन लीजिए, फिर अपने हिसाब से नैरेटिव। आपका चैनल है, आपके पास टाइम है, हम लोग तो मान लीजिए कितना टाइम बचा, जल्दी बोलिए। रीमा जी, मैं सिर्फ इतना कहूंगा, जो आज का मुद्दा है, मैं उस मुद्दे आज का मुद्दा ये भी है कि संविधान का मजाक जो उड़ाया है कल, ऊपर लिखा है संविधान और अंदर के पन्ने खाली है, ये कॉपी क्यों बांटी कांग्रेस के लोगों ने? कांग्रेस के लोगों ने नहीं बांटी, है फर्जी वीडियो है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कुछ वीडियो बनाकर फेक जो है चलाने के लिए फेक फैक्ट्री में काम जो चलता, ये बीजेपी ने बांटी है। सिद्धार्थ यादव जी जवाब देंगे। ओके सिद्धार्थ यादव लोगों ने बांटी है और इन्हीं का वीडियो। सुनिए इन लोग आईटी सेल की पैदाइश है। देखिए रीमा जी, इनकी अब सुन लीजिए, अब जवाब सुनिए। देखिए रीमा जी, इनका जो कंफ्यूजन है वो आपके सामने स्पष्ट है। पहले इन्होंने बोला कि हाँ बांटी थी, बांटी पता नहीं किसके लिए थी, बांटी थी भाजपा वालों के लिए, फिर ये कह रहे हैं कि भाजपा ने बांटी है। सच्चाई ये है, और मैं बड़ी गंभीरता से बोलना चाहता हूँ, राहुल गांधी जिस संविधान की प्रति को लेकर के घूमते हैं, मैं चैलेंज देता हूं कि अगर उन्होंने उस प्रति को कभी भी खोल करके पढ़ा होता तो वो उसको लेकर के घूमते नहीं, क्योंकि जो प्रति उनके हाथ में रहती है, उसका जो प्रीफेस है, उसका जो पहला पन्ना है, उस पहले पन्ने पे ही उनके दादाजी और उनके पड़नाना और उनकी दादी के बारे में लिखा हुआ है, पहले पन्ने पर।
वो सुप्रीम कोर्ट के एक लॉयर हैं, उनने उस प्रति को बनाया था। वो जो उसका 2021 में वो शॉर्टर वर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आया था और उसके प्रीफेस में लिखा हुआ था कि भारत के संविधान को मजबूती तभी मिली है क्योंकि नेहरूवियन जो आइडियोलॉजी थी वो हमने फॉलो नहीं करी और इमरजेंसी जैसे दौरों में संविधान जो है वो और लड़ करके मजबूत होकर निकला है। अगर राहुल जी ने पढ़ी होती तो वो कैसे लेके घूमते? उन्हीं के पढ़नाना और उनकी दादी के आपने पढ़ी है क्या संदीप जी? कॉपी मतलब हाथ में रखी भी है या उसको पलट के देखा भी है? नहीं, देखिए बिल्कुल राहुल जी एक ज्ञानी व्यक्ति है। राहुल जी नहीं, मैं आपकी बात कर रही हूँ, आपने पलटा है क्या? नहीं, हमारे यहाँ तो अभी भी रखी हुई है। हम तो रखने के लिए नहीं होती, पढ़ने के लिए होती है। सुन लीजिए जैसे सिद्धार्थ यादव ने बताया कि पहला पन्ना क्या है, दूसरे रीमा जी, मैं रीमा जी पढ़ देता हूं उस पे क्या लिखा है, आप अनुमति देंगी तो। उसके पहले पेज पे प्रीफेस में लिखा है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज क्राफ्टेड बाय द फाइनेस्ट मोस्ट इमेंसिपेटेड माइंड्स ऑफ द टाइम एंड थैंकफुली नॉट डायरेक्टेड बाय द कंफ्यूज्ड नेहरूवियन सोशल पॉलिसी दैट गाइडेड सक्सेसिव गवर्नमेंट्स। ये उस संविधान की पहले प्रीफेस में लिखा है, वहां पे लिखा हुआ है कि इमरजेंसी के दौर में ये संविधान मजबूत होकर के आया। क्या आप मानेंगी कि राहुल जी ने पढ़ा होता तो उसको लेकर? चलिए ठीक है, ठीक है, ओके ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। सभी खास मेहमान 5 की पंचायत में आज हमारे साथ जुड़े और वक्त की बाधा है, इसीलिए जो मुद्दा था कि कांग्रेस के तैमूर लंग, अब तैमूर लंग पर तो जवाब दे नहीं पाए और कोशिश मैंने बहुत की कि कांग्रेस से पूछूं कि भाई तैमूर लंग थे कौन, जरा वही बता दीजिए, लेकिन शायद हवा हवाई ज्ञान, हवा हवाई बातें, हवा हवाई बयान वही चल रहा है। खटाखट 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 बयान दो, वादे करो, उसके बाद वोट बटोरो और वोट नहीं मिलते हैं तो ईवीएम खराब है। कुछ ऐसा ही महाराष्ट्र में दिखाई देना शुरू हो चुका है। 5 की पंचायत में आज इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।